हाँ जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ओके बेटा, आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज चैप्टर 8, डेटा हैंडलिंग। बेटा, डेटा हैंडलिंग से मतलब क्या होता है? हम अपने प्रोग्राम में अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन के साथ कैलकुलेशन करते हैं। कभी हम नंबर के साथ कैलकुलेशन करते हैं, कभी हम स्ट्रिंग के साथ कैलकुलेशन करते हैं, कभी हम लिस्ट के साथ, कभी टपल के साथ। यानी हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन के साथ कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए पाइथन में हर इंफॉर्मेशन के लिए, हर टाइप के इंफॉर्मेशन के लिए एक डेटा टाइप मौजूद है। तो बेसिकली डेटा टाइप क्या रिप्रेजेंट करता है? डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड। डेटा टाइप क्या इंडिकेट करता है बेटा? डेटा टाइप indicates the type of information to be stored and associated operations that can be performed on data। यानी डेटा टाइप से हमें पता चलता है कि इसके अंदर हम क्या वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और इसमें हम क्या क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। हर डेटा टाइप पे सारी कैलकुलेशन नहीं हो सकती। जैसे आप लोगों को मालूम है कि हम स्ट्रिंग को डिवाइड नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते, जबकि हम नंबर्स को डिवाइड माइनस कर सकते हैं। यानी डेटा टाइप ये इंडिकेट करता है कि हम किस टाइप के इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे और उस पर हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आज हम पाइथन में जो अवेलेबल डेटा टाइप्स है वही डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा, पाइथन में बेसिकली आपके 5 कोर डेटा टाइप है। कितने डेटा टाइप है? 5। कौन कौन से? सबसे पहले नंबर। नंबर की अपनी 3 टाइप्स है, इंटीजर नंबर, फ्लोट नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तीनों के तीनों आपके कौन से डेटा टाइप में आते हैं? ये तीनों के तीनों आते हैं बेटा आपके नंबर डेटा टाइप में। ठीक है। सेकंड है आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप, ये तो हमने यूज भी किया है ना। थर्ड है बेटा आपका लिस्ट, ये हमने अभी नहीं पढ़ा है। टपल, एंड लास्ट जो आपका फंडामेंटल डेटा टाइप है या कोर डेटा टाइप है उसे हम कहते हैं डिक्शनरी। आपके पाइथन में ये 5 डेटा टाइप अवेलेबल हैं। आज हम इन 5 डेटा टाइप को 1 बाय 1 डिस्कस करने की कोशिश करें। जैसे कि बेटा आप लोगों को नंबर तो आप लोगों ने यूज किए हुए हैं। इंटीजर नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। फ्लोट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट स्टोर हो सकता है। और आपको मालूम है जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो पहले जरा इन तीनों का ही एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। देखो बेटा, अगर हम वैल्यू इस तरह से स्टोर कराते हैं 45, तो ये है आपका इंटीजर। अगर मैं कहती हूँ a इज इक्वल टू 45.5, ये है आपका फ्लोट। आपको मालूम है फ्रैक्शनल नंबर को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि अगर मैं सेम नंबर को इसी तरह से लिखूं, a इज इक्वल टू 4.55 e की पावर 01, ये e किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 को। तो ये नंबर आपका सेम कंसीडर होना चाहिए। ये चेक करने के लिए चलो मैं b के अंदर 45.5 स्टोर कर देती हूँ। अब हम चेक करते हैं कि a और b दोनों सेम है या नहीं। दोनों सेम है, इसलिए क्या आया? ट्रू आया।
आपको बताया था ना कि हम पॉइंट के पहले वाले नंबर को पॉइंट के बाद में ले जा सकते हैं और पॉइंट के बाद वाले नंबर को पहले भी ले जा सकते हैं। अगर e की पावर पॉजिटिव है तो समझ जाओ आपने पॉइंट से पहले वाले नंबर को पॉइंट के बाद में लेके आए हैं, और अगर e की पावर जो है वो नेगेटिव है तो समझ जाइए कि जो राइट हैंड साइड वाला नंबर है पॉइंट का उसे हम लेफ्ट साइड में लेके गए। तो आपका इंटीजर और फ्लोट पॉइंट क्लियर हो गया। अब आता है बेटा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको मालूम है हम इस तरह से वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने कहा d इज इक्वल टू 4 प्लस 2j, अगर मैं c प्लस d करती हूँ तो हमें क्या आंसर मिलना चाहिए? कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा? c प्लस d करने पे हमारा क्या आंसर आना चाहिए? 9 प्लस 5j। शाबाश, 9 प्लस 5j। आप ये बात नोटिस कीजिएगा कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसके अंदर आता है? पैरेंथेसिस के अंदर आता है। हमने लिखा तब पैरेंथेसिस नहीं थे, लेकिन इंटरनली स्टोर हुआ तो वो किसमें है? पैरेंथेसिस में। देखो अगर मैं c को भी चेक करती हूँ तो उसकी वैल्यू भी किसमें आ रही है? पैरेंथेसिस में। d की वैल्यू भी किसमें आ रही है? पैरेंथेसिस में। लेकिन एक बात इतनी ध्यान में रखना बेटा कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 होता है तो फिर वो पैरेंथेसिस के अंदर नहीं आता। लाइक मैं कहती हूँ e इज इक्वल टू 0 प्लस 2j। और अब मैं e को एसेस करने की कोशिश करती हूँ तो आप देखेंगे कि आपका e जो है वो पैरेंथेसिस में नहीं आया। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पैरेंथेसिस में तभी आता है बेटा जब रियल पार्ट जो है वो नॉन जीरो वैल्यू हो। कैसी वैल्यू हो? नॉन जीरो वैल्यू। समझ गए? हाँ बच्चों। यस मैम। यस मैम। तीनों नंबर के फॉर्म क्लियर हो गए हैं, इंटीजर भी, फ्लोट भी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर भी, ठीक है। अब हम जाते हैं स्ट्रिंग पे। किस पे आ जाते हैं? स्ट्रिंग पे। आपको मालूम है स्ट्रिंग्स आर यूज्ड टू स्टोर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ भी जो स्टोर करते हैं वो क्या कंसिडर होता है? एज अ कैरेक्टर कंसिडर होता है, चाहे बेशक हमने नंबर ही क्यों ना स्टोर किए हो। और स्ट्रिंग को हम 3 तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, यूजिंग सिंगल कोड, डबल कोड एंड ट्रिपल कोड। ये मैंने कल परसों में ही एक्सप्लेन किया था। कोई मुझे बताएगा ट्रिपल कोड हम कब यूज करते हैं? एनीबडी? क्या बात बच्चों, याद नहीं है? मल्टीपल वैल्यूज इनपुट कराने के लिए। मल्टीपल लाइन, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। देखो मैंने कहा, मैं जरा फ्रेश स्क्रीन ओपन कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को ढंग से विजिबल हो जाए। मैंने कहा a इज इक्वल टू हेलो, यही वाला एग्जाम्पल दिया था ना, ठीक है। मैं a को एसेस करूंगी तो मुझे हेलो ही मिल रहा है। a इज इक्वल टू सिंगल कोड में हेलो, a इज इक्वल टू ट्रिपल कोड में हेलो। यहाँ पर तुम्हें डिफरेंस नहीं पता चल रहा है क्योंकि तीनों में आपको हेलो ही मिल रहा है। लेकिन अगर मुझे मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी हो, यानी मैं चाहती हूँ कि जो मैं स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रही हूँ वो एक से ज्यादा लाइन में प्रिंट हो, तो हम कैसे करें? अगर मैंने लिखा a इज इक्वल टू सिंगल कोड में h, जैसे ही सिंगल कोड को मैंने एंटर कर दिया इसने एरर मान लिया कि एंड ऑफ लाइन एरर आ रहा है। सेम ऐसे ही अगर मैं डबल कोड की हेल्प से मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिक्लेयर करने की कोशिश करूंगी तो उसमें भी क्या होगा? एरर आएगा। लेकिन अगर मैं ट्रिपल कोड की हेल्प से एसेस करती हूँ तो नेक्स्ट लाइन पे मूव करने पर कोई एरर नहीं आएगा। उसे क्लोज भी हम ट्रिपल कोड से ही करते हैं। अब अगर मैं कहती हूँ a, तो आप देखो आपको हेलो की वैल्यू इस तरह से मिल रही है ना। प्रिंट a कहूंगी मल्टी लाइन, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके h के बाद, e के बाद
एल के बाद स्लैश एन कैरेक्टर ऐड हो गया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मल्टी लाइन स्ट्रिंग। बात समझ गए? हाँ बच्चों, यस मैम, आ गया समझ में आ गया? ma'am. ओके। अब एक बात बताओ कि अगर मैं ये जानना चाहूं कि मेरी स्ट्रिंग में टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर स्टोर इन अ स्ट्रिंग, कैसे जानेंगे? हमारे पास एक फंक्शन होता है लेन। कौन सा फंक्शन होता है? लेन, which is used to find the number of characters stored in a string। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना भूल गई थी, मैं वो बता दूं पहले। जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनके इमेजनरी और रियल पार्ट को एसेस करने के लिए दो फंक्शन थे, दो मेंबर थे, वो हमने डिस्कस नहीं किए, जरा वो डिस्कस कर लेते हैं पहले एक बार। z is equal to 3 plus 5j, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं z का रियल पार्ट एसेस करना चाहती हूँ तो उसके लिए होता है z डॉट रियल, यानी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वेरिएबल है डॉट रियल कहने से आपको रियल पार्ट मिल जाता है, और z डॉट इमेज कहने से उसका इमेजनरी पार्ट मिल जाएगा। IMAG, z डॉट IMAG। याद रखना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजनरी पार्ट होते हैं दोनों के दोनों फ्लोट डेटा टाइप होते हैं, इसीलिए साथ में 0.0 आ रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेज पार्ट क्लियर है, IMAG। अब आ जाते हैं हम अपने स्ट्रिंग के लेन फंक्शन पे। देखो बेटा, सपोज करो मेरे पास h में मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर किया है कंप्यूटर। मैं जानना चाहती हूँ कि इस h में कितने कैरेक्टर स्टोर है, तो उसके लिए हमारा फंक्शन यूज होता है लेन, लेन विद इन ब्रैकेट h। तो इसने बता दिया कि आपकी स्ट्रिंग में टोटल कितने कैरेक्टर है? 16 कैरेक्टर है। कितने कैरेक्टर है? गिन के देख लो, जो स्पेस है वो भी एज ए कैरेक्टर कंसिडर होगा। देखो सी से बिगिन करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आर तक 8 हो गया, फिर स्पेस 9। अब साइंस गिनो, 10 11 12 13 14 15 16। एग्जैक्टली हमारे पास स्ट्रिंग में 16 कैरेक्टर हैं। बेटा अब बात करते हैं कि स्ट्रिंग को कैसे एसेस कर सकते हैं। स्ट्रिंग को हम दो तरीके से एसेस कर सकते हैं। कंप्लीट स्ट्रिंग, कंप्लीट स्ट्रिंग को एसेस करने के लिए सिर्फ स्ट्रिंग का नाम लिखना पड़ेगा और आपको पूरी की पूरी स्ट्रिंग मिल जाएगी। या फिर आप स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर को भी एसेस कर सकते हो। अब स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर को कैसे एसेस करते हैं? बेटा आपकी स्ट्रिंग के हर लेटर को एक पोजीशन मिली होती है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ जरा, कि सपोज करो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैं यहाँ पे गैप इसलिए दे रही हूँ कि मेरे को इनके इंडेक्सेस भी आपको शो करने हैं, अदरवाइज ये विदाउट स्पेस एक स्ट्रिंग है। आपकी स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को एक पोजीशन मिली होती है, और वो पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। आप देख सकते हैं h की पोजीशन क्या है 0, e की पोजीशन क्या है 1, l की पोजीशन है 2, और सेकेंड l की पोजीशन है 3, और o की पोजीशन है 4। ये तो हुए पॉजिटिव इंडेक्सेस। जो हमारे पॉजिटिव इंडेक्सेस होते हैं ये कहाँ से बिगिन होते हैं? 0 से, और कहाँ तक जाते हैं? लेन -1 तक। अगर मैं स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करती तो मुझे लेंथ कितनी मिलती? 5। तो इंडेक्स मेरे कहाँ तक गए हैं? 0 to 4। अगर आप गिनेंगे तो 0 to 4 में मेरे 5 कैरेक्टर कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो हमारी स्ट्रिंग होती है बेटा, इसके लिए हमारे नेगेटिव इंडेक्सेस भी चलते हैं। और नेगेटिव इंडेक्स आपके कहाँ से बिगिन होते हैं? माइनस लेंथ से, और कंटिन्यू होते हैं अप टू -1 तक।
यहाँ पर हमें इन्हें इंडिकेट करने के लिए थोड़ा गैप देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो अब आप चाहे तो पॉजिटिव इंडेक्स से चाहे तो नेगेटिव इंडेक्स की हेल्प से आप अपनी स्ट्रिंग के किसी इंडिविजुअल कैरेक्टर को एसेस कर सकते हैं। वो कैसे एसेस करेंगे वो मैं बताती हूँ। मैंने कहा a इज इक्वल टू हेलो, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ई को देखना है। किसको प्रिंट कराना है? ई को। तो जरा गौर से देखो, ई के लिए हमारे पास दो इंडेक्स अवेलेबल है। पॉजिटिव इंडेक्स है 1 और नेगेटिव इंडेक्स है -4। तो दोनों में से जो चाहे आप वो इंडेक्स यूज कर सकते हैं। मैंने कहा ए स्क्वायर ब्रैकेट में आपका इंडेक्स आएगा। मैंने कहा A1, क्या मिला आपको? ई। मैंने कहा A-4, क्या मिला? ई। यानी आप चाहें तो स्ट्रिंग के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को भी एसेस कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रिंग के पर्टिकुलर एलिमेंट को एसेस करना है तो स्ट्रिंग के नाम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में आपको उसका इंडेक्स जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। इज इट क्लियर बच्चों? यस मैम। समझ में आ रहा है ना बेटा? यस मैम। हाँ मैम आ समझ गया। आ रहा है? नो मैम। पायल, पायल बेटा आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। राघव, यस मैम। अननोन यूजर, भाई जो अननोन यूजर है उसे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सुश्रुता, आ रहा है। चलो ठीक है, फिर हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। बेटा लेंथ फंक्शन क्या काम करता है सबको समझ में आ गया? और स्ट्रिंग के इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं कि हम स्ट्रिंग के साथ कौन से दो अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग के साथ हम दो अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, एक तो प्लस और एक इनटू। कोई बताएगा प्लस ऑपरेटर क्या करेगा? कोई नहीं बताएगा? बेटा जब हम दो स्ट्रिंग के साथ प्लस ऑपरेटर देते हैं तो इट विल वर्क एज अ कंबाइन। इट विल जॉइन टू स्ट्रिंग। देखो अभी करके दिखाते हैं आपको। मैंने कहा ए के अंदर है हेलो, बी के अंदर है हाय, मैं कहती हूँ ए प्लस बी। तो इसने क्या किया? दोनों स्ट्रिंग को जोड़ दिया। याद रखना प्लस ऑपरेटर अगर स्ट्रिंग के साथ दिया है तो इट विल वर्क एज अ कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। दैट मींस इट विल जॉइन टू स्ट्रिंग्स एंड फॉर्म अ न्यू स्ट्रिंग। ठीक है? बट प्लस ऑपरेटर का रूल है या तो दोनों ऑपरेंड, ऑपरेंड समझते हो ना, जिन वैल्यूज के ऊपर कैलकुलेशन होती है उन वैल्यूज को ऑपरेंड कहते हैं। तो इस इक्वेशन में ऑपरेंड कौन है? ए बी। या तो दोनों ऑपरेंड नंबर टाइप के होने चाहिए या दोनों ऑपरेंड स्ट्रिंग टाइप के होने चाहिए। अगर मैं एक तो ले रही हूँ स्ट्रिंग और एक ले रही हूँ मैं नंबर, इट विल कॉज एरर। या तो मैं दोनों के दोनों क्या लूंगी? नंबर लूंगी, या मैं दोनों के दोनों लूंगी स्ट्रिंग। बस दे दिया मैंने। ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा ना सबको? प्लस ऑपरेटर कॉन्कैटिनेट करता है बट प्लस ऑपरेटर का रूल ये है कि दोनों एलिमेंट सिमिलर टाइप के होने चाहिए। या तो दोनों नंबर होने चाहिए या दोनों
स्ट्रिंग होने चाहिए। ठीक है, एक और ऑपरेटर है जो हम स्ट्रिंग के साथ यूज कर सकते हैं, दैट इज इनटू ऑपरेटर। भाई इनटू ऑपरेटर नंबर्स के साथ क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इनटू ऑपरेटर स्ट्रिंग के साथ क्या करता है, रिपीटेशन। इसे हम रेप्लिकेशन ऑपरेटर भी कंसीडर करते हैं जब हम स्ट्रिंग के साथ इसे यूज करते हैं। देखो सपोज करो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, मैं इस सिंबल को 4 बार प्रिंट करना चाहती हूँ, तो आई विल से a into 4। लेकिन रेप्लिकेशन ऑपरेटर का एक रूल है, क्या रूल है कि रेप्लिकेशन ऑपरेटर में एक आपका स्ट्रिंग होगा जबकि दूसरा आपका नंबर होगा। बेटा 1 मिनट होल्ड करना। हेलो, हाँ जी, हाँ, मैडम आपने पॉइंट सेट नहीं किए होंगे, आपने पॉइंट की वैल्यू सेट नहीं करी होगी। चलो एक काम करते हैं, अभी 10 मिनट में मेरी क्लास ओवर होती है, फिर मैं आपका चेक करती हूँ। ठीक है, हाँ बस एक बार क्लास ओवर करके चेक करूंगी। ठीक है, हाँ भाई बच्चों, अरे मेरे बच्चे यहीं पे है या कहीं चले गए? Yes, ma'am. यही है मैम। समझ में आ रहा है बेटा ये वाला पॉइंट? यस मैम। अरे इनटू ऑपरेटर का Yes, मैं ma'am. बता दिया। अरे वाह भाई वाह। इनटू ऑपरेटर का क्या रूल है कि एक जो ऑपरेंड होगा वो क्या होगा आपका स्ट्रिंग का, और दूसरा होगा नंबर का। अगर दोनों ही स्ट्रिंग दे दी, देखो ए मेरा स्ट्रिंग है, मैं अगर a इंटू ए कह देती हूँ, इंटू में दोनों ही स्ट्रिंग हो गए तो क्या होगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि नंबर ही तो ये इंडिकेट करता है ना कि हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रिपीट द स्ट्रिंग। इसीलिए इनटू ऑपरेटर में एक ऑपरेटर आपका स्ट्रिंग होना चाहिए और दूसरा ऑपरेटर आपका क्या होना चाहिए, दूसरा ऑपरेटर होना चाहिए आपका नंबर। ठीक है, हमने स्ट्रिंग भी डिस्कस कर लिया। मैम एक बार डबल इंटू लगा के दिखाना। एरर आ जाएगा, a डबल इंटू 4। स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं बेटा, एक प्लस और एक इनटू। प्लस वर्क करता है एज अ कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर और इनटू ऑपरेटर वर्क करता है एज अ रिपीटेशन ऑपरेटर या रेप्लिकेशन ऑपरेटर। ठीक है, बात समझ गए बेटा? Yes, यस ma'am. मैम। ओके, चलो अब हम जरा नेक्स्ट डेटा टाइप पे मूव करते हैं, दैट इज लिस्ट। बेटा लिस्ट जो होती है ये बेसिकली होती है ग्रुप ऑफ एलिमेंट। क्या होती है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट। लिस्ट के अंदर हम किसी भी टाइप के एलिमेंट को ग्रुप कर सकते हैं। इसकी एक पहचान होती है। अगर मैं ये देखना चाहूं कि जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो लिस्ट है या नहीं, तो याद रखो लिस्ट की वैल्यू हमेशा किसके अंदर आती है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आती है। मैंने कहा 5, 7, हेलो, मैंने 3 एलिमेंट्स को ग्रुप कर दिया। मैं एल को एसेस करूंगी तो देखो आपको ये तीनों चीजें मिल रही है। लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम, आइटम्स में बी सिमिलर और डिसिमिलर। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे आइटम एक जैसे ही होने चाहिए या सारे डिफरेंट ही होने चाहिए। कॉम्बिनेशन है कि लिस्ट के अंदर हम किसी भी टाइप के एलिमेंट को ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, अब जिस तरह से स्ट्रिंग को हम 2 तरीके से एसेस करते हैं, कंप्लीट स्ट्रिंग या इंडिविजुअल स्ट्रिंग, वैसे ही लिस्ट को भी हम 2 तरीके से एसेस कर सकते हैं, कंप्लीट या इंडिविजुअल। लिस्ट में भी आपके इंडेक्सेस होते हैं, जैसे अभी मैंने लिस्ट में क्या स्टोर किया है, मैंने लिस्ट में स्टोर किया था 5, थोड़ा गैप दे देती हूँ ताकि इंडेक्स इजीली क्लियर हो जाए, 7, हेलो। अब इसके भी 2 टाइप के इंडेक्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से। 5 की पोजीशन क्या होगी, 1, 7 की सॉरी 5 की पोजीशन होगी 0, 7 की होगी 1 और हेलो की पोजीशन होगी
2। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सेस की बात करें तो नेगेटिव इंडेक्सेस इसके लेफ्ट से चलेंगे। टोटल कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट, यानी -3, -2, -1। ठीक है, अगर इसमें मुझे सिर्फ हेलो एक्सेस करना है तो मेरे को 2 इंडेक्स अवेलेबल है, या तो मैं लिखूं 2 या लिखूं मैं -1। मैंने कहा L -2, -2 नहीं बेटा, -1। मैंने कहा L2, क्योंकि पॉजिटिव इंडेक्स करें तो हेलो की जो पोजीशन बनती है वो सेकंड ही बनती है ना। अब अगर मैं हेलो का सिर्फ क्या एक्सेस करना चाहूं, H, तो अगर मैं बात कर रही हूँ लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के भी तो अपने इंडिविजुअल इंडेक्सेस होंगे। स्ट्रिंग के अपने इंटरनल इंडेक्सेस क्या होंगे? 0, 1, 2, 3, 4। तो अगर मुझे H एक्सेस करना है तो 2 तो हो गया आपका लिस्ट का इंडेक्स, और इस H का इंडेक्स क्या हो गया? 0, यानी हमें 2 इंडेक्सेस मेंशन करने पड़ेंगे, पहले लिस्ट के अकॉर्डिंगली और फिर स्ट्रिंग के अकॉर्डिंगली। L2 कहने से मुझे मिल रहा है स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग की मुझे कौन सी पोजीशन प्रिंट करनी है? आई बात समझ में बच्चों? यस मैम, आ गई। क्लियर है सभी को? जी मैम। यस मैम। जिस तरह से आपकी स्ट्रिंग में लेन फंक्शन होता है वैसे ही लिस्ट में भी आपका लेन फंक्शन होता है, जो ये बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन लिस्ट। मैंने अपनी लिस्ट में कितने एलिमेंट्स को ग्रुप किया? 3 को, तो लेन ऑफ एल कहने से मुझे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। सेम हम लिस्ट के साथ भी कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर और इनटू ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। देखो, जैसे मेरे पास एक लिस्ट है ए जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की 5,6। एक लिस्ट है बी जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की 7,8। अब मैंने कहा ए प्लस बी, तो ये दोनों को क्या करेगा? कॉन्कैटिनेट, दोनों लिस्ट को ज्वाइन करके एक नई लिस्ट फॉर्म कर देगा। बट रूल वही है, दोनों ऑपरेंड मस्ट बी ऑफ सेम टाइप। ऐसा नहीं होगा कि एक स्ट्रिंग हो एक लिस्ट हो, एक लिस्ट हो एक नंबर हो, नो। प्लस ऑपरेटर तभी काम करता है जब उसके दोनों ऑपरेंड सिमिलर टाइप के हो, या तो दोनों नंबर हो, या दोनों स्ट्रिंग हो, या दोनों लिस्ट हो, या दोनों टपल हो। अगर आप मिसमैच डेटा टाइप यूज करेंगे तो इट विल कॉज एरर। लाइक अगर मैं कहती हूँ ए प्लस हेलो, एक स्ट्रिंग है एक लिस्ट है ना, एरर आ गया। जिस तरह से हम स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं वैसे ही हम लिस्ट के साथ भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे फिर से वही कहती हूँ, a इज इक्वल टू 5,6, b इज इक्वल टू 7,8। मैंने कहा a इंटू 5, इसका मतलब है a लिस्ट की वैल्यू 5 बार रिपीट हो जाएंगी, हो गई ना। लेकिन अगर मैं कह दूं a इंटू बी, इट विल कॉज एरर, क्योंकि रेप्लिकेशन ऑपरेटर में एक नंबर होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट। आपका लिस्ट हो, टपल हो, स्ट्रिंग हो, सारे क्या कहलाते हैं? सीक्वेंस। तो आपकी एक एलिमेंट होता है सीक्वेंस और दूसरा एलिमेंट होता है नंबर। अगर दोनों ही सीक्वेंस दे दे होंगे तो क्या होगा? एरर आ जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? यस मैम। तो अभी तुम्हारी मैथ की क्लास स्टार्ट होने में 4 मिनट टाइम रह गया है, तो बेटर है कि हम क्लास को ओवर करें। आप लोगों के लिए होमवर्क यही रहेगा कि पहले तो सारे क्वेश्चन करके भेजोगे। दूसरा, जो मैंने आज पढ़ाया है उसको जरा मुझे अच्छे से पढ़ के तैयार रहना, ताकि जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊं तो आप लोगों के साथ इस टॉपिक को डिस्कस करके आगे का कॉन्सेप्ट बिगिन कर सको।